हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज इस बायोलॉजी के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जा रहे हैं जुड़ने, जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। बेटा ये जो टॉपिक है ये बहुत ही क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और ये टॉपिक आपको 12th में भी पढ़ना है। अब जैसे आप लोग आगे जाते जाएंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है। ठीक है, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि वंशागति क्या होता है और विविधता क्या होता है, विविधता के सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वंशागति के बारे में। ठीक है, तो जो वंशागति होता है बच्चों, ठीक है, जो जेनेटिक्स होता है या जो हेरिडिटी होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है कि इसमें वंशागति का मतलब क्या, वंश जो होता है हमारा, ठीक है, जो वंश है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, इनके जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वंश के अंदर, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं। तो इसे बोलते हैं वंशागति। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं विविधता। विविधता क्या होता है? विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के जीव। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विविधता के सिद्धांत। अर्थात विविधता के सिद्धांत, इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, लामार्कवाद, डार्विनवाद, ठीक है, इवोल्यूशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या पढ़ेंगे? विविधता के सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं वंशागति के बारे में कि वंशागति क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आनुवंशिक क्या होता है। आनुवंशिक या आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक आनुवंशिकी या आनुवंशिकी कह सकते हैं या आनुवंशिक कह सकते हैं। ठीक है, और एक होता है आनुवंशिक लक्षण। क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का, जेनेटिक्स। ठीक है ना, और फिर इसके बाद करते हैं हेरिडिटी, कैरेक्टर्स। ठीक है, आनुवंशिक लक्षण मतलब हेरिडिटी, कैरेक्टर, और आनुवंशिकी का मतलब जेनेटिक्स। ठीक है, तो आनुवंशिकी क्या है? ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। तो क्या समझ में आया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सजातीय या परस्पर, ठीक है, सजातीय या परस्पर ढंग से, ठीक है, इसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले लक्षणों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से सुन लीजिए कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके दोस्तों, अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। अंतर्गत हम लोग आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। अब आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, सारे जीवों के वे लक्षण या माता पिता के वे लक्षण, ठीक है, माता पिता के वे लक्षण मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे,
ठीक है, माता पिता वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। या सारे जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण जो आपके फादर के अंदर हो, जो आपके मदर के अंदर हो, या ऐसे लक्षण जो आपके मम्मी पापा के अंदर होते हैं, वे सारे लक्षण क्या होते हैं? आपके अंदर आते हैं। अब सपोज दैट कभी आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, कहीं पे घूमने जाते हो या अपने नाना के यहाँ जाते हो, अपने मामा के यहाँ जाते हो, कहीं पे भी रिलेशन में जाते हो, तो जो आपको पहली बार देखता है तो आपके चेहरे से, आपके बोल से, आपकी भाषा से ये क्या करता है? पहचानता है आपको कि अच्छा बाबू आप इनके लड़के हैं क्या? ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है ना, लोग कहते हैं। तो यही क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण। ठीक है, माता पिता के वे लक्षण या सारे जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। अब आनुवंशिकी शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? आनुवंशिकी शब्द का जो प्रयोग है वो बेटसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? बेटसन नामक साइंटिस्ट ने किया। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, बेटसन। ठीक है, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? बेटसन नामक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे जिनका नाम बेटसन था। उन्होंने आनुवंशिकी शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। अब बात ये आती है कि वंशागति के बारे में या आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास किसने किया? तो बेटा सबसे पहले जानने का प्रयास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। एक नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है,
यह बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवंशिकता के पिता का क्या नाम है, या फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, अनुवंशिकता के पिता कौन है, तो आप बताएंगे मेंडल। ठीक है, ये आधा नाम है इनका। ठीक है, पूरा नाम क्या है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है, केवल मेंडल ही दे दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, पूरा नाम दे दिया जाता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो मेंडल ने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया था? मेंडल ने अपना जो प्रयोग था बेटा वो पी के ऊपर किया था। पी का मतलब मटर। ठीक है, पी मटर के ऊपर क्या किया था, अपना प्रयोग किया या स्टडी किया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मेंडल के बारे में कि मेंडल कौन थे। मेंडल कौन थे? तो मेंडल जो थे बेटा एक पादरी थे। क्या थे? एक क्रिश्चियन थे। ये चीज याद रखना, मेंडल न ही कोई वैज्ञानिक थे, न ही कोई अध्यापक थे। ठीक है, न ही कोई क्या थे, डॉक्टर थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज मेंडल, मेंडल कौन था। ठीक है, तो मेंडल ही वाज अ मंक। ठीक है, वो कौन थे? एक साधु थे, चर्च में काम करते थे बेटा। ठीक है, इनकी जो स्थिति थी, परिस्थिति जो थी पहले की, जब वो पढ़ते थे 9th 10th में, वो क्या थे, कभी काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, तो उन्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए चर्च ज्वाइन करना पड़ा। क्या ज्वाइन करना पड़ा? चर्च। और इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, केवल मेंडल था। क्या नाम था? केवल मेंडल। और जैसे ही उन्होंने चर्च ज्वाइन किया तो उनके जो फादर थे, ठीक है, उनके जो फादर थे मेंडल के, जो उन्हें शिक्षा देते थे, तो उनका पूरा नाम उन्होंने रखा सर ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल जो थे, इनकी मैथमेटिक्स बेटा काफ़ी अच्छी थी। मेंडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो इसके बारे में क्या किया, खोज करना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं रहे। ठीक है, सफल नहीं रहे। तो मेंडल ने पी मटर के ऊपर क्या किया, अपना प्रयोग किया। और बात हम लोग ये करते हैं कि पी मटर में क्रोमोसोम कितना पाया जाता है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ये सारी चीजें देखो इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये बन सकता है क्वेश्चन कि मटर के पौधों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मटर के पौधों में गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। कितनी होती है बेटा? 40 होती है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे कि मटर का वनस्पतिक नाम क्या होता है, मटर का बॉटेनिकल नेम क्या होता है। तो मटर का जो बॉटेनिकल नेम होता है बेटा, ये होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। ठीक है, इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, पाइसम सेटाइवम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत पूछा जाता है कि मटर का वनस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम होता है। मटर में गुणसूत्र की संख्या अर्थात क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना होता है, 14 होता है। आनुवंशिकता के पिता कौन है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट थे, तो उन्होंने मटर के पौधे को क्यों सेलेक्ट किया। तो बेटा 3 रीजन है मटर के पौधों को सेलेक्ट करने के लिए। तो कौन कौन सा रीजन है हम लोग बात करते हैं कि पहला जो रीजन है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मटर का जो पहला रीजन है वो क्या है कि जो मटर का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है। ठीक है, 1 वर्षीय होता है। क्या होता है बेटा? 1 वर्षीय। ठीक है, 1 वर्षीय, 1 वर्षीय होता है। अब 1 वर्षीय का मतलब क्या होता है, मतलब एनुअली प्लांट्स होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो 1 वर्षीय जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, इसमें क्या खासियत होता है। आप लोग एनुअल एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप लोग एनुअल एग्जाम देते हैं ना, एक छमाही इम्तिहान होता है, एक सालाना इम्तिहान होता है। तो जो एनुअली एग्जाम होता है, इसी तरह जो प्लांट होता है हमारा वो क्या होता है, 1 वर्षीय होता है। क्या होता है? 1 वर्षीय। ठीक, कहने का मतलब कि जो इनका एक्सपेरिमेंट होगा, जो प्रयोग होगा मेंडल का, वह 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा, इनके सामने आ जाएगा।
वह 1 साल के अंदर इनके सामने आ जाएगा, अर्थात इन्हें ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। अब समझ में आई बात कि मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि जो मटर का पौधा था वह क्या था, 1 वर्षीय था और इसलिए इन्हें ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण ये था बच्चों कि पौधा जो था वो क्या था, छोटा था। पौधा क्या था, छोटा। ठीक है, पौधा क्या है, छोटा है। अब छोटा होने से क्या लाभ है, पौधा छोटा होने से बहुत सारे लाभ हैं बेटे। क्या लाभ है कि पौधा अगर शॉर्ट होता है, छोटा होता है, तो मेंडल इस पौधे को कहीं पे भी लेके आ सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा कारण क्या था कि जो पौधा था वो कैसा था, द्विलिंगी था। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल। ठीक है, द्विलिंगी था, पौधा कैसा था, द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। कहने का मतलब इसमें द्विलिंगी पौधा था, इसमें बाइसेक्सुअल मतलब हो सकता था क्रॉस। ठीक है, इसमें क्रॉस क्या है, हो सकता है, द्विलिंगी क्रॉस भी क्या हो सकता है, हो सकता है। तो ये जो 3 जो कारण हैं मेंडल के, 1 वर्षीय, छोटा और द्विलिंगी, ठीक है, ये 3 कारण की वजह से मेंडल ने पी मटर को या मटर के पौधे को क्या किया था, सेलेक्ट किया था। ठीक है, 3 कारण हैं, 1 वर्षीय, पौधा छोटा और पौधा जो है द्विलिंगी। तो द्विलिंगी होने के कारण क्या है, ठीक है, अगर पौधा द्विलिंगी होता है तो उसमें केवल ही केवल क्या होता है, स्वपरागण होता है। वह स्वपरागण होने के कारण, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, स्वपरागण होने के कारण इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्योर कैरेक्टर होता है, जो प्योर जाति होती है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन की कोई संभावना इसमें नहीं होती, पर परागण की कोई संभावना इसमें नहीं होती है बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे, अब आते हैं कि मेंडल के कौन कौन से नियम थे। ठीक है, तो मेंडल के जो नियम हैं वो कौन कौन से नियम हैं, आइए देखते हैं। तो मेंडल के मोस्टली 3 नियम है बेटा। मेंडल के कितने नियम हैं, 3 नियम। ठीक है, पहला नियम जो है प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम। दूसरा क्या है, पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम। युग्मक शुद्धता के नियम, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। क्या है, स्वतंत्र अपविभवन का नियम। स्वतंत्र अपविभवन का नियम। स्वतंत्र अपविभवन का नियम। स्वतंत्र अपविभवन के नियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ठीक है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो ये 3 नियम है बेटा। मेंडल के कितने नियम हैं? ये 3 नियम है। थोड़ा सा कुछ चीज मेंडल के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज है कि मेंडल ने जब जेनेटिक्स के बारे में जानने की कोशिश की बेटा, तो उन्होंने इन सारे नियम को ले जाके अपने सुपरवाइजर को दिखाया, ठीक है। और सुपरवाइजर को जब उन्होंने दिखाया अपने, तो सुपरवाइजर ने उस समय इस चीज़ों के बारे में इतना ज्ञान नहीं था किसी को, और सुपरवाइजर ने कहा ये क्या है, ये तो बेकार चीज़ है, ठीक है। और ऐसा बोल के उन्होंने इस जो थीसिस थी इनकी, जो प्रोजेक्ट था इनका, उसको क्या कर दिया, फेंक दिया कूड़े करकट में, ठीक है। तो मेंडल जो थे वो काफ़ी कम आयु में क्या कर गए थे, एक्सपायर कर गए, डेथ हो गया। और फिर उनके एक्सपायर होने के बाद या डेथ होने के बाद 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है, कार्ल कोरेंस, एरिक सरमैक और ह्यूगो डिवरीज, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट जो थे बेटा, उन्होंने मेंडल के नियम के ऊपर फिर से प्रयोग करना क्या किया, स्टार्ट किया। और जब उन्होंने अपना प्रयोग करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि यह काम क्या हो चुका है, पहले से हो चुका है। और जब उन्होंने सुपरवाइजर के पास लेकर गए, तो उन्होंने, उनके सुपरवाइजर ने कहा तुम लोग नया क्या किए हो, ये तो तुमसे 20 साल या 15 साल पहले क्या हो चुका है, ठीक है, तुमने नया क्या किया है, तुमने नया कुछ नहीं किया है। तो जब ये बात उन्होंने सुनी, तो फिर वो जाके क्या किए, मेंडल के नियम को, मेंडल के थीसिस को उन्होंने ढूंढना शुरू किया, खोजना शुरू किया। और जब मेंडल के नियम को उन्होंने देखा, तो इनका नियम और मेंडल का नियम क्या था, सेम था, मिलता जुलता था। और इसलिए मेंडल को, मेंडल के नाम पे इस नियम को क्या कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, ठीक है, प्रकाशित कर दिया गया मेंडल के नाम पे। और उसी समय फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, आनुवंशिकता के पिता भी मेंडल को कहा जाने लगा बच्चों, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं तब तक हमारा नाम नहीं होता। अब देखो ना, मरने के बाद क्या हुआ, मेंडल का नाम हुआ। तो बेटा ये सारी चीज़ें क्या है, मेंडल के हिस्ट्री से जुड़ी हैं, मेंडल के लाइफ से जुड़ी हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट लॉ है मेंडल का, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों नियम में से कोई एक नियम हर साल एक एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। और ये टॉपिक इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो ये टॉपिक क्या होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बेटा, ठीक है। तो इस नियम को पढ़ने से पहले मेंडल ने कुछ क्या दिए थे, कुछ लॉ दिए थे, ठीक है। क्या दिए थे, कुछ नियम बताए थे उन्होंने कि ये नियम क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स में क्या होते हैं, कुछ फार्मूला होते हैं, क्या होते हैं, कुछ फार्मूला होते हैं। और ये जो फार्मूला होते हैं, इन्हीं फार्मूले के ऊपर क्या होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस होते हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल क्या करते हैं, हमारे आंसर को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मेंडल ने जो कुछ टर्म यूज किए थे, जो शब्दावली मेंडल ने यूज किया, वो क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा P1 के बारे में, शब्दावली, ठीक है। टर्म्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो P1 का मतलब क्या होता है, P1 का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। P1 का मतलब क्या होता है, पेरेंटल जनरेशन, ऐसी जनरेशन जो माता पिता को क्या करती हो, बिलोंग करती हो, माता पिता से जो होते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी जनरेशन जो माता पिता होते हैं उसे बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन। फिर इसके बाद आती है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन या प्रथम संतानी पीढ़ी। क्या होती है बेटा, प्रथम संतानी पीढ़ी, ठीक है। और F2 का मतलब क्या होता है, द्वितीय संतानी पीढ़ी। क्या होता है, द्वितीय संतानी पीढ़ी, ठीक है।
तो इसी तरह अगर F3 पूछा जाएगा आपसे तो तृतीय संतानीय पीढ़ी। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद आप लोग कभी नीट की तैयारी करते हो, नीट की प्रिपरेशन करते हो, कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होंगी, आपको पढ़ाई जाएंगी। अगर आप इसी जगह से आप अपना बेसिक मजबूत करते हो तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, इसलिए मैं एक अच्छे तरीके से आपको क्या कर रहा हूं, गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो P1 का मतलब पेरेंटल जनरेशन, माता पिता की पीढ़ी। ठीक है, F1 का मतलब प्रथम संतानीय पीढ़ी, जो माता पिता से पहली संतान होती है उसे बोलते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी। फिर इसके बाद द्वितीय संतानीय पीढ़ी। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं संकर के बारे में। किसके बारे में, संकर, जिसका नाम होता है हाइब्रिड। क्या नाम है बेटा, हाइब्रिड, संकर। संकर का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड, संकर का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड होता है। ठीक है, संकर का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, देखो अब इसको ऐसे समझो। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, दो पौधे को चुना था। ठीक है, समझना, अच्छे से समझना और ध्यान से सुनना। ठीक है, मेंडल ने दो पौधे को चुना जिसका नाम था एक टाल का मतलब लंबा। ठीक है, और दूसरे का नाम क्या था, ड्वार्फ। दूसरे का नाम क्या था, ड्वार्फ। टाल का मतलब कैपिटल टी और ड्वार्फ का मतलब स्मॉल टी। ठीक है, अब टी को, कैपिटल टी को, टाल को कैपिटल टी से दिखाया गया और ड्वार्फ को स्मॉल टी से दिखाया गया। अब देखो यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया, P1 बोल दिया। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, P1 बोल दिया। और यहाँ पे मैंने जब एक स्मॉल टी या कैपिटल टी को लिया तो ये होता है युग्मक। इसे क्या बोला जाता है बेटा, युग्मक या गैमेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, युग्मक या गैमेट्स। ठीक है, आप लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, युग्मक या गैमेट्स। ठीक है, तो जब युग्मक या गैमेट्स इसे बोला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो। ठीक है, जब हम लोग इसे युग्मक या गैमेट्स बोलते हैं तो क्या होता है, युग्मक या गैमेट्स, फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, फ्यूज या क्रॉस करवा देते हैं। और जब क्रॉस करवाते हैं तो उसे बोलते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस जनरेशन को बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन या प्रथम संतानीय पीढ़ी। ठीक है, तो ये जो प्लांट आया हमारा, जो पीढ़ी आई हमारी, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संकर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, संकर, संकर पौधा। क्या बोलेंगे, संकर पौधा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, संकर पौधा बोलेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, संकरण बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, संकरण। क्या बोलेंगे, संकरण। ठीक है, संकर या संकरण। ठीक है, तो ये हमारा संकर की डिफिनीशन क्या होती है, जब हम लोग कैपिटल टी या जब हम लोग लंबे पौधे और बौने पौधे से जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो जो प्रथम संतानीय पीढ़ी होती है उसमें जो लक्षण आता है, जो पौधा प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संकर पौधा बोलते हैं। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। हम लोग बात करते हैं समयुग्मी का। किसके बारे में, समयुग्मी। समयुग्मी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं बेटा, होमोजाइगस। ठीक है, समयुग्मी क्या बोलते हैं, जिसमें दोनों एलिल्स क्या हों, समान हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, जिसमें दोनों एलिल्स क्या हों, समान हों, उसे बोलते हैं समयुग्मी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे समयुग्मी। तो जिसमें दोनों एलिल्स क्या हों, समान हों, उसे बोलते हैं समयुग्मी। और दूसरा होता है विषमयुग्मी।
विषम युग्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसमें दोनों एलिल्स क्या हों, असमान हों या विपरीत हों, तो उसे बोलते हैं विषम युग्मी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, इतनी सारी चीजें समझ में आई, समयुग्मी विषम युग्मी क्या होता है। अब देखो, अब समयुग्मी विषम युग्मी हो गया, तो फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो प्लांट है जीन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, जीन के बारे में। ठीक है, जीन को मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था। ठीक है, जीन को मेंडल ने फैक्टर नाम दिया, और जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने। ये चीज याद रखना, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि जीन्स क्या होते हैं, तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जीन्स क्या होते हैं, डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड, डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड, डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कोड पाया जाता है या निहित होता है, उसे जीन्स कहते हैं। उसे जीन्स कहते हैं। उसे जीन्स कहते हैं बेटा। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कोड पाया जाता है या पाया जाए, उसे जीन्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। अब कौन सा जींस, जो हम लोग पहनते हैं, नहीं बाबा, ये वाला जींस नहीं होता। ठीक है, ये वाला जींस नहीं होता है। जींस ही क्या है, हमारे बॉडी का पार्ट होता है जो हमारे लक्षण को क्या करता है, निर्धारित करता है या कंट्रोल करता है। तो ये डिफिनीशन आप लोग याद रख लें। डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कोड निहित होता है या पाया जाता है, उसे जीन्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, अब मोबाइल सबके पास होती है ना, मोबाइल क्या है, सबके पास होगी, अधिकतर लोगों के पास मोबाइल होती है, और जिसके पास नहीं होती है ये बात समझो। ठीक है, आप लोगों के पास जब सेलफोन होता है तो सेलफोन में क्या करते हो, पासवर्ड डालते हो। क्या डालते हो, पासवर्ड डालते हो। और ये पासवर्ड क्या होता है, छोटा होता है ना, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है कि डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें, खंड मतलब क्या, पार्टिकल्स, जिसमें आनुवंशिक कोड, कोड का मतलब पासवर्ड पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जीन्स कहते हैं। तो डीएनए के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक व्हीकल की तरह काम करता है बेटा, संसाधन की तरह काम करता है, और उसी डीएनए के अंदर कौन पाया जाता है, जीन पाया जाता है। जीन जो होता है वो हमारे लक्षण को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब हम लोग बात करते हैं एलिल्स के बारे में। किसके बारे में, एलिल्स। इसको इंग्लिश में भी एलिल्स बोलते हैं, एलिल्स। एलिल्स क्या होते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना, एलिल्स क्या होते हैं। अगर मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एलिल्स क्या होते हैं, जीन के समरूप रूप को क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जीन के समरूप रूप को एलिल्स बोलते हैं। ठीक है, जीन के समरूप रूप को एलिल्स बोलते हैं या एलिल्स कहते हैं।
जीन के समरूप रूप को एलील्स कहते हैं। अब कैसे समझोगे एलील्स? मान लो कोई जीन है जो क्या है, जीन क्या है, जीन को हम लोग कैसे समझें? टॉल, ठीक है। टॉल एक क्या है? हमारा जीन है। टॉल क्या है? हमारा जीन है। टॉल का मतलब लंबापन, ठीक है। लंबापन क्या है? हमारा जीन हो गया। ऐसे समझना, टॉल क्या है? ये हमारा क्या है? जीन है, ठीक है। जीन का मतलब लंबाई। लंबाई क्या है? हमारी एक जीन है। जब मेंडल ने जीन के ऊपर अपना स्टडी किया तो टॉल उन्होंने क्या किया? लक्षण को चुना। और जब उन्होंने टॉल लक्षण को चुना या लंबाई को चुना, ठीक है, यहाँ पे टॉल नहीं कर सकते हम लोग, लंबाई कर देते हैं, हाइट, ठीक है, हाइट, ठीक है बेटा, लंबाई। यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? लंबाई, ठीक है। उन्होंने एक लक्षण के ऊपर क्या किया? अपना प्रयोग स्टार्ट किया जिसका नाम है लंबाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है? लंबाई है। तो अब ये जो लंबाई है, लंबाई के ऊपर जब उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया तो उन्हें दो प्रकार की क्या मिली? लंबाई मिली। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक टॉल मतलब एक लंबा, और एक ड्वार्फ मतलब बौना। बात समझ में आई? एक टॉल और एक ड्वार्फ। टॉल को उन्होंने कैपिटल टी से दिखाया और ड्वार्फ को उन्होंने स्मॉल टी से दिखाया। बात समझ में आई? लंबेपन को उन्होंने कैपिटल टी से दिखाया और बौनेपन को उन्होंने स्मॉल टी से दिखाया। अब देखो मैंने क्या बोला? जीन के समरूप रूप को एलील्स कहते हैं। जीन के समरूप रूप को मतलब जीन हमारा क्या है? हाइट है। अब देखो इसके दो समरूप हैं, समान, ठीक है। जीन के समरूप रूप को क्या बोलते हैं? एलील्स कहते हैं। समान रूप को ही क्या बोलते हैं? एलील्स कहते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे भी क्या है? स्मॉल टी है। यहाँ पे अगर कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी है। एक चीज याद रखना बेटा कि यहाँ पे आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, लेकिन जो आप टॉल के लिए यूज करोगे वही चीज क्या करोगे? समरूप होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक होता है ना कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए करते हो तो यहाँ पे क्या करोगे? स्मॉल ए। अगर बात समझ में आई आपको तो प्लीज एक बार मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आए तो प्लीज एक बार फटाफट चलो वीडियो को लाइक करो। चलो फटाफट फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जीन के समरूप रूप को क्या बोलते हैं? एलील्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलील्स कहते हैं। ये दो डिफिनीशन आप लोग रट लीजिए बेटा। ये दो डिफिनीशन आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इतनी बेसिक चीजों से कोई पढ़ाना नहीं चाहता है या कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिए और ये आपको आगे भी क्या देंगी? काम देंगी, ठीक है। अगर जीन की डिफिनीशन समझ में आई तो एक बार वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीन्स क्या होता है, एलील्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। बैक क्रॉस के बारे में, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस को बोलते हैं संकर पूर्वज। क्या बोलते हैं बेटा? संकर पूर्वज, ठीक है। देखो संकर पूर्वज क्या होता है हमारा, ठीक है। बैक क्रॉस को समझना अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टाल हो गया, डॉर्फ हो गया। टाल को कैपिटल टी से हमने दिखाया और डॉर्फ को स्मॉल टी से हमने दिखाया, ठीक है। अब टाल को कैपिटल टी और डॉर्फ को स्मॉल टी, ठीक है। दोनों में क्या कर दिया? हमने क्रॉस करवा दिया। तो जो हमारा लक्षण आया उसे क्या बोल दिया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारा क्या है? P1 है, पेरेंटल जनरेशन, और ये हमारा क्या है? F1 है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन या प्रथम संतानी पीढ़ी। और ये हमारी क्या है? गैमेट्स। क्या है? गैमेट्स, ठीक है। तो अब देखो संकर पूर्वज क्या है? एक टॉल है और एक क्या है? डॉर्फ है, ठीक है। इसको समझने से पहले एक चीज और समझो तुम, ठीक है। जो एलील्स है, ठीक है, जो जीन है, इसके दो रूप होते हैं। एलील्स के कितने रूप होते हैं? दो। एक होता है डोमिनेंट मतलब प्रभावी, और एक होता है अप्रभावी जिसको बोलते हैं रिसेसिव।
रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है। तो प्रभावी किसे कहते हैं? ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में क्या हो, दिखाई दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी बोलते हैं। और ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखाई न दे, उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण बोलते हैं, ठीक है। चलो सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिख लो एक बार। ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखाई दे उसे प्रभावी लक्षण बोलते हैं, और ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखाई न दे उसे अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। तो मेंडल ने जो कैपिटल टी अर्थात टाल को लिया था, तो वहां पे उन्होंने इसको क्या बोला था? प्रभावी बोला था। क्या बोला था बेटा? प्रभावी। ये चीज याद रखना हमेशा, ये कहीं पे भी नहीं बताई जाएगी आपको, ठीक है। इसको माइंड में कर आपको बैठा लेना है कि जो कैपिटल टी लेटर है वो हमेशा क्या है? डोमिनेंट है। और ये क्या है? अप्रभावी है। जो स्मॉल लेटर है, ठीक है, लंबापन जो है वो प्रभावी है और बौनापन जो है वो क्या है? हमेशा अप्रभावी है। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, तो हम लोग बैक क्रॉस पढ़ रहे हैं। बैक का मतलब संकर पूर्वज। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? जब हम लोग प्रथम संतानी पीढ़ी से जब हम लोग प्रथम संतानी पीढ़ी से, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन P1, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम लोग संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया? कि जब हम लोग प्रथम संतानी पीढ़ी से पेरेंटल जनरेशन में, पेरेंटल का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं संकर पूर्वज। कहने का मतलब बेटा ए है हमारा, कि ए हमारा क्या है? प्रथम संतानी पीढ़ी है ना, F1, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिर हम लोग क्या बोलें कि जब हम लोग प्रथम संतानी पीढ़ी से पेरेंटल जनरेशन में क्या करते हैं? क्रॉस करवाते। तो पेरेंटल का मतलब कैपिटल टी ले लो या स्मॉल टी ले लेना, कुछ भी ले लेना, ठीक है। तो जब इससे क्रॉस करवाते हो तो जो लक्षण आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संकर पूर्वज। तो क्या आएगा बेटा? देखो, एक बनेगा हमारा कैपिटल टी, ठीक, और फिर बनेगा हमारा कैपिटल टी, ठीक, और फिर बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। कैपिटल टी ये हमारा F1 है और ये हमारा क्या? पेरेंट वाला कैरेक्टर है। तो जब इससे हम लोग क्रॉस किए तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी। तो अब देखो इसका जो रेशियो है वो क्या आया है? 1:1। इसका रेशियो जो है वो क्या आया है? 1:1 का रेशियो आया है, ठीक है। एक संबंध है, एक का जो होता है वो रेशियो आता है, ठीक है। ये याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक क्रॉस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1 का ये जो रेशियो होता है क्या होता है? बैक क्रॉस का पाया जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आई। कल हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में, ठीक है। फिनोटिपिक जीनोटिपिक क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और कल हम लोग तीनों नियम के बारे में बात करेंगे कि तीनों नियम क्या होता है मेंडल का। प्रभाविता का नियम, ठीक है, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी क्या है? अच्छे से समझ में आ सकती है, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।